हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग अपने हाइड्रोकार्बन सीरीज नंबर 3 को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, है ना। तो आज हम लोग एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली आप सब जानते हो कि ये जो एल्केन्स होता है ये बहुत ही लिटिल एफिनिटी रखता है रिएक्शन देने के लिए, है ना। जनरली ना तो ये किसी एसिड के साथ रिएक्शन करना चाहता है नॉर्मल कंडीशन पर, ना तो ये किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ना ही बेस के साथ, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ये रिएक्शन करना पसंद करता है। लेकिन कुछ कंडीशंस अगर मैं प्रोवाइड करा दूं या हम लोग प्रोवाइड करा दे कुछ कंडीशंस, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या बहुत टाइप के रिएक्शंस दे सकते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है? देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि मेरे पास इथेन है या फिर कोई भी प्रकार का एल्केन है, मीथेन ले लो, एल्केन ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है। तो एल्केन में हम किसी एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसके जगह पे कोई और इस एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स आकर के जुड़ जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मेरे पास है ना मीथेन। मीथेन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3H, है ना। और यहां से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम X आकर के जुड़ेगा। तो देखिए H यहां से निकल गया और उसकी जगह क्या आ गया X। तो ये हुआ क्या है? ये हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। H निकला और उसके जगह पे कोई और आकर के जुड़ गया, इसी को बोलते हैं बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जनरली हेलोजेंस भी आकर के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, कोई नाइट्रो ग्रुप भी आकर के रिप्लेस हो सकता है और सल्फोनिक एसिड भी रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को। अगर हेलोजन एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। जनरली जो हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, लगभग 573 से 773 केल्विन, ठीक है। तो एक बार मैं इनकी लाइन को पढ़ देती हूँ। वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, नाइट्रो ग्रुप्स एंड सल्फोनिक एसिड ग्रुप। Halogenation takes place either at higher temperature or in the presence of diffused sunlight or ultraviolet light. What is the meaning of diffused sunlight? देखिए, डिफ्यूज सनलाइट का मतलब ये है कि जो धूप पड़ती है, जो सनलाइट आती है ना, वो डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए। वो डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सन है और सन की रोशनी आ रही है तो उसके ऊपर बादल होता है, तो हमें डायरेक्ट धूप नहीं लगती, या फिर जब शाम का समय आ जाता है तो भी हमें डायरेक्ट धूप नहीं लगती। तो ऐसी लाइट को हम लोग डिफ्यूज लाइट बोलते हैं, ठीक है। लोअर एल्केन्स जो होते हैं वो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन नहीं देते। लोअर एल्केन्स डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन। These reaction in which hydrogen atoms of alkanes are substituted are known as substitution reaction. इस रिएक्शन में होता क्या है कि हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे एटम के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जनरली हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्या है? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। इसको मैं आपको अच्छे से लिख करके बताती हूँ। देखिए बच्चों, मेरे पास क्या है? कोई एल्केन है, कोई नहीं, मीथेन की बात कर लेते हैं। मीथेन है और इसका हम करा रहे हैं क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ले लो आप, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HNO से। अब सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है? एक हाइड्रोजन एटम आएगा या जाएगा? एक हाइड्रोजन एटम जाएगा और क्लोरीन आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों CH3 और Cl। एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया था और एक Cl बच गया है, तो HCl बन गया, ठीक है। यस। अब लेकिन ये रिएक्शन ना बहुत रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसके अंदर इंटरमीडिएट बनता है फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो ये सिर्फ यहां तक ही नहीं बचता है, जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाते हैं। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, CH3Cl प्लस दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा
और उसके जगह आ जाएगा Cl, तो CH2Cl2 बन गया प्लस HCl बच गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्योंकि मैंने बोला जितने हाइड्रोजन है वो सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं, फिर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो क्या बन गया CHCl3, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ उसके जगह एक Cl आया तो CHCl3 बन गया और HCl फिर से निकल गया। लास्ट स्टेप क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसमें क्या है एक ही हाइड्रोजन बचा है और मैंने बोला था कि एक हाइड्रोजन है तो एक भी हाइड्रोजन अगर है तो वो निकल जाएगा, किससे रिप्लेस होगा, क्लोरीन के साथ। तो फाइनली हमें मिल गया है क्लोरीन टेट्रा क्लोराइड, इसे हम लोग बोलते हैं। इसका नाम है, अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं, इसका नाम है बच्चों क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, इसका हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ओके, नाइस। तो यही बस स्टेप है बार बार जो कि मैंने आपको अच्छे से लिख करके बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ना बच्चों इसकी मैकेनिज्म के बारे में भी बात की गई है, वो मैं अभी आगे बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, अभी हम लोगों ने मीथेन के साथ रिएक्शन कराया है, अब इथेन है, इथेन का क्लोरीनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू। अब यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के क्या बना दिया, क्लोरो इथेन। ठीक है, इसके आगे भी रिएक्शन क्या होती है, प्रोसीड होती है, लेकिन हम रिएक्शन को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि अगर सफिशिएंट अमाउंट में क्लोरीन या इथेन डाला जाए या क्लोरीन डाला जाए और सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट दिया जाए तो हम कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं कि यहाँ जहां तक हमें चाहिए बस वहीं तक हम रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, it is found that the rate of reaction of alkanes with halogen is F2Cl2 Br2 और I2। जो अटैक करने का जो रेट है यहाँ पे दिया गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहाँ पे जो एल्केन होगा अगर वो 3 डिग्री एल्केन होगा तो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ओके, फाइन। फ्लोरीन इज टू वायलेंट, फ्लोरीन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है कंट्रोल करने के लिए। फ्लोरीन इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल। ठीक है, इसलिए हम फ्लोरिनेशन को नहीं कराते, आयोडिनेशन को भी नहीं करा सकते हैं। Iodination is very slow and a reversible reaction. What is reversible reaction? Reversible reaction वो reaction होता है जो दोनों डायरेक्शन में होती है, मतलब रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड भी जाएगी, रिएक्शन हमारी बैकवर्ड भी जाएगी। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये रिएक्शन ना बहुत स्लो होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। मतलब क्या है कि अगर हमने मीथेन का रिएक्शन आयोडीन के साथ कराया तो हमें मिथाइल आयोडाइड भी मिलेगा और HI भी मिलेगा, लेकिन HI और मिथाइल आयोडाइड वापस से रिएक्शन करके मीथेन और आयोडीन बनाता है। मतलब रिएक्शन पहले फॉरवर्ड गया, रिएक्शन फिर बैकवर्ड आया, रिएक्शन फॉरवर्ड गया, फिर रिएक्शन बैकवर्ड आया, तो ये रिएक्शन ऐसे चलती रहती है। इसीलिए अगर मुझे आयोडीनेशन कराना है बच्चों तो यहाँ पे मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। ये है हमारा परायोडिक एसिड और ये है हमारा नाइट्रिक एसिड। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने से क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा HI बन रहा है अगर रिएक्शन में हम पहले से ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तो हमारा जो HI है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके I2 बना दे रहा है। जब I2 बन जा रहा है तो रिवर्सिबल रिएक्शन हमारी नहीं हो रही है कि नहीं। इसीलिए अगर मुझे आयोडिनेशन कराना है तो इसके लिए मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। हेलोजिनेशन इज सपोज टू बी प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। ठीक है, हेलोजिनेशन इज सपोज टू प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। तो ये जो हेलोजिनेशन होता है ना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें 3 स्टेप में होता है। ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है ये 3 स्टेप में होता है। कौन कौन सा स्टेप होता है, एक होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, एक होता है हमारा चेन प्रोपोगेशन स्टेप और तीसरा स्टेप जो होता है हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास है मीथेन और क्या है, क्लोरीन। ठीक है, अब मीथेन अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं बच्चों,
देखिए मेरे पास है मीथेन। मीथेन में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं बच्चों? मीथेन में होता है H, C, H, H और H। और मेरे पास है क्लोरीन ClC। ओके, अब C और H की जो ओवरलैपिंग होती है वो एकदम प्रॉपर होती है, बॉन्ड स्ट्रांग होता है। Cl में 3p ओवरलैपिंग होती है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे हुई है 1s 2p ओवरलैपिंग और यहाँ पे हुई है 3p ओवरलैपिंग। 1s 2p ओवरलैपिंग बहुत प्रॉपर अच्छी होती है, इसलिए इनका बॉन्ड क्या होता है? इनका जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, लेकिन इनका बॉन्ड इनके कंपैरिजन में बॉन्ड वीक होता है। बॉन्ड क्या है? वीक है। अब वीक बॉन्ड है तो उतनी अच्छी ओवरलैपिंग हुई नहीं है, तो इनका बॉन्ड क्या है? वीक है, जिसके वजह से सनलाइट अगर मैंने दिया तो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। और आपको पता है कि जो फ्री रेडिकल बनाने का जो सोर्स होता है या तो पेरोक्साइड होता है या सनलाइट और हीट होता है, राइट? तो यहाँ पे क्योंकि सनलाइट दी गई है तो इनके बीच में होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और हमें मिल जाता है Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, Cl फ्री रेडिकल। क्योंकि CH बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है और HNu के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो जा करके CH के बॉन्ड को तोड़ करके फ्री रेडिकल जनरेट करे। तो इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें क्लोरीन फ्री रेडिकल का सहारा लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा होता है क्या बच्चों? सबसे पहले जो होता है चेन इनिशिएशन स्टेप होता है। क्या होता है? चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? क्या होता है बताइए? हेलोजेंस के बीच में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। ठीक है, तो मेरे पास है Cl, मेरे पास है Cl। हमने सनलाइट प्रोवाइड कराई, बीच से बॉन्ड टूट जाएगा और हमें मिल जाएगा Cl फ्री रेडिकल। यही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों। इसके बाद चेन इनिशिएशन स्टेप के बाद होता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इस स्टेप के हेल्प से रिएक्शन हमारी आगे बढ़ती है, इसे बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप। ठीक है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है? देखिए, चेन प्रोपोगेशन स्टेप में होता है कि मेरे पास जो मीथेन है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3H प्लस। अब फ्री रेडिकल का रोल आ गया है, ये Cl फ्री रेडिकल है। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल रिएक्टिव है। अब ये जो इतना ज्यादा अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा? दूसरे को भी अनस्टेबल करेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, राइट? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। अब देखिए दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? या तो Cl फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैक कर दे या तो यही Cl फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैक। ठीक है, अगर Cl फ्री रेडिकल यहाँ अटैक करता है तो हमें मिल जाएगा CH3Cl और मिल जाएगा H फ्री रेडिकल। अगर हमारे पास जो Cl फ्री रेडिकल है इस H के साथ रिएक्शन कर दिया तो हमें मिलेगा मिथाइल फ्री रेडिकल और HCl। ठीक है, तो जनरली ये स्टेप नहीं होता है बच्चों। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे H फ्री रेडिकल बन रहा है और H फ्री रेडिकल इज वेरी अनस्टेबल, इज वेरी अनस्टेबल। ठीक है, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। ठीक है, और ये तुरंत ही H रेडिकल मिलके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है, इसीलिए ये स्टेप होती ही नहीं है। हमें मिलता है ये, दिस इज द स्टेप जो इसमें होगा। ठीक है, अब मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा? अब मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे Cl मॉलिक्यूल, जो दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए ये CH3 फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ तो हमें मिल गया CH3Cl और Cl फ्री रेडिकल फिर से निकल। अब मैंने बताया कि ये रिएक्शन बच्चों यहीं तक नहीं रुकती, जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे के सारे हाइड्रोजन हटते जाते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ CH2Cl और H? बिल्कुल लिख सकती हूँ Cl फ्री रेडिकल,
राइट। अगेन या तो ये यहाँ अटैक कर सकता है या तो यहाँ अटैक कर सकता है, तो बेटर कहाँ है, यहाँ। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ अटैक करेगा तो क्या मिल जाएगा, H फ्री रेडिकल मिल जाएगा जो कि अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH2Cl फ्री रेडिकल प्लस HCl राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो CH2 फ्री रेडिकल होता है ये दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लेगा। ये फ्री रेडिकल यहाँ पे आया, बीच से बॉन्ड क्लीव हो गया, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ है और यहाँ पे बन गया CH2Cl2 प्लस Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, बार बार यही स्टेप रिपीट होता जाता है और हमें पहले CH2Cl2 मिलेगा, फिर CHCl3 मिलेगा और फिर क्या मिलेगा लास्ट में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इन सारी लाइन को एक बार रिपीट कर देती हूँ। द रिएक्शन इन इज इनिशिएटेड बाय होमोलिसिस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे होमोलिसिस हुआ या फिर उसी को हम लोग होमोलिटिक बॉन्ड फिजर बोल देते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट द क्लोरीन बॉन्ड इज वीकर देन द कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हेंस इज इजीएस्ट टू ब्रेक। क्लोरीन क्लोरीन जो Cl बॉन्ड होता है वो CH और CC बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा वीक होता है, तो आसानी से टूट जाता है, इसीलिए चेन हमारी यहीं से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे बन गया, यहाँ से जब बीच से टूटा तो बन गया क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, क्या बन गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा चेन प्रोपोगेशन स्टेप। क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक्स द मीथेन मॉलिक्यूल। क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है, मीथेन मॉलिक्यूल पे क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, एंड टेक्स द रिएक्शन इन फॉरवर्ड रिएक्शन। जब Cl फ्री रेडिकल इस मीथेन पर अटैक करता है तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। CH3 मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल और HCl बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, ओके। और हमें मिथाइल फ्री रेडिकल मिलता है। द मिथाइल फ्री रेडिकल दस ऑब्टेन्ड अटैक्स द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल जो फ्री रेडिकल बना था वो अब क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल पे हमारा रिएक्शन करेगा और हमें मिलेगा मिथाइल क्लोराइड और साथ में with the liberation of another chlorine free radical, और हमें दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेगा जो कि हम लोगों ने अभी रिएक्शन में देख लिया था। The chlorine and methyl free radicals generated above repeat steps A and B। ये जो A और B स्टेप्स, ये A और B स्टेप रिपीट होता जाएगा और हमें रिएक्शंस मिलती जाएंगी, जैसे अभी मैंने ये यहाँ तक बताया था। इसके आगे फिर से हाइड्रोजन निकल जाएगा, Cl फ्री रेडिकल आएगा, इस हाइड्रोजन से HCl निकाल के CHCl2 रेडिकल बनाएगा, फिर दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल आएगा और CHCl3 निकलेगा, फिर CCl4 बन जाएगा, राइट। तो ये रिएक्शन देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले Cl फ्री रेडिकल अटैक किया, फिर Cl2 अटैक किया। थर्ड स्टेप में Cl फ्री रेडिकल अटैक किया, फिर Cl2, इसके बाद फिर Cl फ्री रेडिकल अटैक करेगा, फिर Cl2 अटैक करेगा। ये स्टेप ऐसे चलता जाता है और हमें प्रोडक्ट मिलता जाएगा, राइट। इसके बाद लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट रेडिकल कंबाइनिंग स्टेप। इसमें जितने भी रेडिकल बचे हैं वो सारे के सारे कंबाइन होते रहते हैं और प्रोडक्ट देते रहते हैं। ये रिएक्शन मतलब ये वाला जो स्टेप है ना वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, जैसे जैसे फ्री रेडिकल खत्म होता जाएगा ये रिएक्शन कंप्लीट होती जाएंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए Cl फ्री रेडिकल बना है तो वो कंबाइन होकर के Cl2 बना देगा, मिथाइल फ्री रेडिकल मिल करके इथेन बनाता है। तो इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में क्या इथेन बनता है, तो ऑब्वियसली बनता है, इथेन बनता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मिथाइल फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल मिलकर के CH3Cl बना देंगे। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन हमारा होता रहता है, राइट। तो ये हमारा खत्म हो गया सल्फोनेशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। कंबशन रिएक्शन होता क्या है, तो देखो जनरली बच्चों अगर मैं कंबशन रिएक्शन की बात करूं एक बार देखिए, कंबशन रिएक्शन
क्या होता है कंबशन रिएक्शन? कंबशन मतलब जलाना। लेट सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई भी एल्केन है। क्या है? एल्केन CH4। ठीक है, मेरे पास क्या है? एल्केन है, CH4 है। अगर मैं जला रही हूं तो भाई कोई भी चीज अगर मैं जला रही होती हूँ तो उसमें ऑक्सीजन होता ही होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है ऑक्सीजन। अब अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन को जलाऊंगी तो क्या बनेंगे? उनके ऑक्साइड बनेंगे, राइट। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मीथेन को जलाऊंगी तो उनके ऑक्साइड्स बनेंगे, जाहिर सी बात है। तो कार्बन के ऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन के ऑक्साइड क्या है? वाटर, राइट। जितना कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर बनेगा, और फिर ऑक्सीजन को जोड़ के लिख दो। एक कार्बन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, 4 हाइड्रोजन है तो उसका आधा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। टोटल यहाँ 4 ऑक्सीजन थे तो यहाँ पे मैंने 2 ऑक्सीजन लगा दिया। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा C2H6 प्लस O2, और फिर मैंने उसको जलाया तो बन गया 2CO2 प्लस 3H2O। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 4 + 3 7, तो यहाँ पे हम बैलेंस कर देंगे 7/2। तो इस तरह से हम अच्छे से कंबशन रिएक्शन को कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे जरा देखिए, एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर डाई ऑक्सीजन आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो एल्केन्स है उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे होते हैं, है कि नहीं। तो जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, राइट। और कार्बन का ऑक्साइड और वाटर मतलब हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनता है और ढेर सारी हीट निकलती है। इसीलिए ये वाली जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मीथेन को जलाया तो ये बन गया, ठीक है, और ढेर सारी हीट रिलीज हुई हमारी। ठीक है, ये इसका जनरल इक्वेशन है। वैसे उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना कार्बन उतना ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और जितना हाइड्रोजन है उसका आधा वाटर मिलेगा। ठीक है, ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबशन एल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। क्योंकि ये इतनी सारी हीट रिलीज करती है तो हम हीट को थोड़े ना वेस्ट जाने देंगे। तो हीट को वेस्ट ना जाने के लिए इसे हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। क्योंकि एक अच्छा फ्यूल किसको बोलते हैं? जो ढेर सारी हीट प्रोड्यूस करे, है कि नहीं। हाँ, तो इसीलिए इसको हम फ्यूल यूज करते हैं। यू नो, मीथेन को नेचुरल गैस बोलते हैं, और कंप्रेशन कर करके हम क्या बनाते हैं? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि मीथेन का ही कॉन्स्टिट्यूएंट है। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन्स with insufficient amount of air or dioxygen carbon black is formed। अगर हमने एल्केन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ तो कराया, लेकिन इनका जब मैं कंबशन करा रही हूँ तो हमने इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन दे दिया। मतलब क्या है कि हमने ऑक्सीजन की कमी कर दी, तो हमें क्या मिल जाएगा? कार्बन ब्लैक मिल जाएगा, विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर और प्रिंटर इंक, ब्लैक पिगमेंट एंड ऐसा फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या है कि देखिए, ये कार्बन ब्लैक जो होता है ये पाउडर फॉर्म में होता है, पोरस होता है। तो इसमें जो एयर पार्टिकल जाते हैं तो डस्ट पार्टिकल को रोक देते हैं और फ्रेश एयर जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको क्या है? फिल्टर के फॉर्म में यूज करते हैं। आपने सुना होगा चारकोल। चारकोल क्या करता है? डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉल्यूशन को प्योर कर देता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? रिएक्शन लिखा है। मीथेन को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन दिया और कंबशन हुआ तो उसे हम इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं, जिसमें कार्बन ब्लैक और वाटर बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, रिएक्शन विद स्टीम और पायरोलिसिस, ये रिएक्शन बचे हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे बच्चों, और फिर कन्फॉर्मर्स पढ़ करके हम लोग अपना एल्केन को खत्म करेंगे। फिर हम लोग डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।